नमस्कार। सियाराम कला रचना के इस सुतलेख भाग 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैंने आपको इस सुतलेख कार्यक्रम में देवनागरी लिपि शैली के लिखने का तरीका और टाइप और छोटी छोटी बारीकियां जो है पिछले भागों में समझाई है। लेकिन आज जो है ना कुछ ज़रूरी चर्चा है इस भाग 10 में, वो कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर जो है ना भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। हमारे जो प्रमोटर हैं जिनसे प्रेरणा मिली है मुझे, उन्होंने कहा गुरुजी आप पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप ये सोशल मीडिया पर अगर ये पढ़ाई चालू कर दें तो कई विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तो आपके 10-15 बच्चे क्लास में होते हैं, वो भी छोटे बच्चे। तो आपका जो है पढ़ाने का मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी लिखावट भी बहुत अच्छी है और सिखावट भी बहुत अच्छी है। तो आप जो है वो इस पर सोशल मीडिया पे यूट्यूब या और जैसे ये जो सामाजिक जो मंच हैं, इन पे आप जो है ना थोड़ा सा अगर वो कर दें तो बहुत अच्छा रहे। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने पर्सनली मिलते हुए ये कहा, बोले गुरुजी आप है ना जो पढ़ाते तो, लेकिन ये नहीं कहते हो कि चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें और ये कमेंट भी लिखें। तो मैंने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत क्या है, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अपने खुद जानते रहेंगे और अपने देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बोले नहीं, ये सामाजिक जो है वो मंच है और इस पे आपको थोड़ा कहना थोड़ा ठीक रहेगा। क्लास में या स्कूल में बच्चे आपका सभी सम्मान करते हैं और वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे तो जो है ना, तो उनकी बात को मानते हुए हमारा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको शिक्षा संबंधी या धार्मिक या सांस्कृतिक संबंधी जो भी नई जानकारी या ऐसी जानकारी जो है ना आपके तक अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो वो मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपको हर वीडियो जो है ना वो मिलता रहेगा सब्सक्राइब करने पर। तो मतलब आप ये ध्यान में रखते हुए जब भी हमारा कोई नया एपिसोड देखें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आपको इस लाभ मिलता रहे इसका। और दूसरे हमारे एक दर्शक हैं नए, अंशु द स्टार, उनके ओनर ने कहा है कि आपका जो धन्य है, आप बहुत अच्छा, आप जो है बड़ा दुर्लभ आप जानकारी देते हैं, और वो ये जो आप शिक्षा दे रहे हैं वो हमारी विरासत है। तो अंशु द स्टार जी, मैं आपको बता दूं कि हमें भी ये विरासत में ही मिला है। हमारा कोई निजी ये ज्ञान नहीं है। उस समय आज की तरह ताम झाम नहीं थे। आजकल जो है वो विद्यार्थी हों चाहे अध्यापक हो, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। आज के टाइम पे वो शॉर्टकट देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठोस और सटीक जानकारी और सैद्धांतिक जानकारी और एक जो है पढ़ाने का जो सर्वांगीण, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, तो ऐसी उस समय पढ़ाइयाँ हुआ करती थी। वो भी सादा, वही पट्टी पे, और बस वही खड़िया और वही दवात और वही निरकुल और वही जो है ना, तो बस वो उनका ही जो है उनकी विरासत है। और अगर इस चर्चा में मैं अगर विरासत की बात करें तो हमें मेरे पिताजी, हमारे बाबूजी से मिली है। क्योंकि घर के जो गांव के हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो ये कहते थे कि आपके पिताजी 1 या 2 क्लास कभी गए होंगे तो गए होंगे, लेकिन वो उनकी एक संगीत पार्टी थी, तिवारी मनहरण संगीत पार्टी, कीर्तन संगीत पार्टी, ये उनका नाम था। और सन 62 में जब फौज के नाम से लोग बाग कमरों में घुस जाया करते थे कि अरे, क्योंकि उस समय चाइना वार में लड़ाई की कमी हुई, फौज की तो बहुत आवश्यक हुई, तो हर नागरिक को प्रेस किया जाने लगा माइक के द्वारा और वो करके द्वारा कि भाई आप फौज में भर्ती हों। और ये तो सन 62 के अंदर वो अन्ना हजारे के साथ एटलरी में भर्ती हुए। नासिक सेंटर था उनका सन 62 के अंदर। बिना पढ़े लिखे, उस समय जो फौज थी वो अंगूठा टेकी अक्सर ली जाती थी, क्योंकि पढ़े लिखे थे ही नहीं, और जो भी थे वो घर भाग जाते थे। जिनको ज़बरदस्ती ले जाया करता था, उनके माँ बाप जो है वो पैसे दे के छुड़ा लाया करते थे। जैसे जो कमीशन एजेंट को फौज ने दिया 250, और वो माँ बाप जो है ना 500 रुपये दे के और अपने बच्चे को छुड़ा लाते थे। तो उस समय वो फौज में भर्ती हुए, पूरा गांव जो है वो डाक बंगला में देखने के लिए पहुंच गया था कि भाई अब ये फलाने राम बिहारी तिवारी अब वापस नहीं आएंगे, तो फौज में चले गए। क्योंकि फौज उस समय मारी बहुत गई थी,
खास करके पहाड़ों से और वो टैंकरों से टकराते हुए और वो गिरते हुए, वो जो है ना आर्मी का बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो नासिक से भर्ती हुए थे और सन 62 के बाद फिर वो सन 79 में यानी जो युद्ध हुए वो उसी उनके टाइम पे हुए। सन 79 में वो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद इंग्लिश में लिखते थे और इंग्लिश में जो है ना साइन सिग्नेचर भी करते थे और संगीत के मास्टर थे, हारमोनियम के अच्छे जो है ना वो कलाकार थे, गाते थे। तो और उनका हिसाब किताब भी बड़ा मजबूत हुआ करता था। डेढ़ा पौना अद्धा ये सब जो है ना उस समय गणित की पढ़ाइयाँ थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये विद्या उनके पास आई कहाँ से। और फिर एटलरी जैसा यानी तोप खाना जो है ना वो आता है, 16 फील्ड रेजिमेंट सुपर मीडियम तोपों में उन्होंने जो है ना वो युद्ध लड़े उनसे। तो ये ज्ञान उनके पास जो है ना उनको भी विरासत से मिला होगा, तो उन्होंने मेरे तक पहुंचाया। और जब रिटायरमेंट होके आए, जब मेरी कोई उम्र 10-12 साल रही होगी, तो उन्होंने ये कहा था, बोले अवनीश हमने 15 साल नौकरी करी और मैं 40 साल पेंशन लेके जाऊंगा। और वही हुआ कि नौकरी उनकी 15 साल थी, लेकिन वो पेंशन पूरी 40 साल लेके गए। और जिस दिन जो है वो उनका स्वर्गवास हुआ, उसी के दिन उनके नाती यानी हमारे बेटे की सेंट्रल गवर्नमेंट ही यानी गृह मंत्रालय में ही पोस्टिंग हो गई। देखो आप, तो कितना बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस था और गजब की जो है ना उनकी जो है दीक्षा थी। और आजकल हम शिक्षा के पीछे भागते जा रहे हैं और दीक्षा का तो हमें पता नहीं। तो ये सब जो है ना हमें भी विरासत से मिला हुआ है और हम चाहते हैं कि ये सब जो पुरानी जो ठोस पढ़ाइयाँ है या ठोस ज्ञान है या जो है ये दीक्षा, शिक्षा के साथ दीक्षा भी मिलती रहे आप लोगों। तो ये इससे बेहतर जो है कुछ हो नहीं सकता। ये तो रही बात विरासत की। तो और आपने इतना सारा जो है वो इतने सारे शब्दों में मेरी प्रशंसा की है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक यश भाई हैं और एक धीरज भाई हैं और एक हमारे स्टूडेंट हैं सीबीएसई के हैं, फील द वाइब करके। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है ना हिंदी हमारी बहुत कमज़ोर है, हमारी इंग्लिश तो ठीक है, तो हिंदी हमारी कमज़ोर है। तो हिंदी का मतलब ये है कि इसमें मात्राओं में जो है वो इंग्लिश में मात्राएं होती नहीं, हिंदी में मात्राएं होती हैं। आप समझते जाना एक बार। और मात्राओं के साथ साथ ये 3-4 जो वर्णमाला है, इसमें 3-4 प्रकार के भेद होते हैं। तो मैं सारे भेदों को अभी मैं आपके बाद में भूल जाएंगे तो मैं बता देता हूँ कि आपके नंबर क्यों कम आते हैं हिंदी में, आपकी हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक क्यों। स्पेलिंग तो होती नहीं हिंदी में, अगर गड़बड़ी होगी तो मात्राओं से गड़बड़ी होगी। समझ गए ना मेरी बात। तो अब आप यानी इसमें जो वर्णमाला है वो 3-4 भाग होते हैं, आप समझ लें। पहला भाग तो देखो ये है स्वर, वो ये स्वर होते हैं। मैंने कमेंट में भी थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। तो स्वरों में क्या होता है, आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंगा, यानी आ से लेकर और आहा तक। ठीक है ना, ये तो हो गए स्वर। और इन स्वरों के ये जो स्वर है इनके सांकेतिक चिन्ह होते हैं, ये इनको कहते हैं मात्राएं। जैसे बड़े आ का डंडा से लेकर के और आहा की बिंदी तक। ठीक है ना, ये मैंने पिछले भागों में आपको ये मात्राएं मतलब हमने लिखने की टाइप बताई है, लेकिन आप उनसे मात्राएं सीख सकते हैं। और एक और होते हैं अनुस्वार। ठीक है ना, तो अनुस्वार में आपका क्या होता है, ये तो हो गए स्वर और ये मात्राएं। और मात्राओं के बाद एक और व्यंजन, यानी व्यंजन, और आप लिख लो फिर उसके बाद अनुस्वार लिखना, व्यंजन। तो व्यंजनों में क्या होगा, का से लेकर के और ज्ञा तक, का से और ज्ञा तक। अब ये होता क्या है, अनुस्वार और आते हैं, जैसे का खा गा गा यहाँ, और चा छा जा जा वहां, और टा ठा डा डा डा, और ये ता था दादा ना, और ये पा फा बाबा माँ। तो ये अनुस्वार हैं। तो अनुस्वार कब काम आते हैं, जैसे आपने चंचल लिखा, तो अगर आपने ये चंचल लिख दिया इस तरह से, तो ये चंचल गलत है,
इसलिए आपके नंबर कट जाते हैं। मैं कहता हूँ ये चंचल लिखा है आपने, मैंने कहा आप चंचल लिखो, अगर आप ऐसा चंचल लिख के लाएंगे तो हम आपके नंबर काट देंगे हिंदी में। और यही होता है कि आप सब विषयों में बढ़िया, इंग्लिश में भी बढ़िया, क्योंकि इंग्लिश मात्राएं नहीं होती, सरल होती है, बोलना भी वो ओठों से बोली जाती है। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन डाउन विद फेवर ओठों से। लेकिन ये जो हिंदी है या संस्कृत है, ये हृदय की भाषा, मतलब इसकी हृदय से आवाज आती है। जैसे ओम गणनान्त्वा गणपति गुंग वामहे निधि नान्त्वा निधिपति गुंग वामहे, तो ये हृदय, इसीलिए सरस्वती का जो निवास है वो हृदय में बताया गया है। चाइनीज वगैरह जो है ना, वो नाक से बोलते हैं, आई छोंग छोंग पोंग पोंग पोंग, तो मतलब वो क्या नाक से बोली जाती है। उर्दू का जो है वो गले से है, लाहौल बिला कुब्बत, ये वो क्या गले से है, जैसे अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, तो ये जो है ना वो गले से। तो जो संस्कृत भाषा है, तो आपको बोलने का जो यानी आपका जो वो हृदय से आवाज आनी चाहिए, और शुद्ध करने के लिए, इसको शुद्ध बोलने के लिए आपको अनुस्वार और मात्राएं, ये सही, ओंठों की बनावट जो है ना वो सही होना चाहिए, और गले से आने वाली आवाज अनुस्वार और व्यंजन और सुर से तालमेल से होनी चाहिए, तब आपकी हिंदी शुद्ध आप बोल सकते हैं और शुद्ध लिख सकते हैं। मात्राओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे कि हमने कहा चंचल, तो चंचल क्या है? चंचल एक गलत है। चा का अनुस्वार क्या है? वहां है, चाछा जाजा वहां, तो ये क्या आएगा? चन आधा वहां, फिर चल, ये है सही। तो ये चंचल क्या है? ये गलत हो गया और ये सही हो गया। कंकड़ को भी आप ऐसे लिख देंगे, कंग और कर और ऐसे लिख देंगे ना, तो ये गलत है। इसके आगे ये आधा नहीं, रा ये यहाँ पे आएगा, आधा यहाँ, काखा गागा यहाँ, ये काखा गागा या का, ये का आ गया, तो इसका अनुस्वार क्या है? यहाँ है, तो ये यहाँ पे यहाँ आएगा, फिर ये आएगा कंकड़, इस तरह से। तो आप समझे? अच्छा, फिर क्या है? जैसे स्वर जो है वो आ से लेकर के और आ तक है, ठीक है ना। तो मात्राओं के चिन्ह जो है वो आप अच्छी तरह से आते होंगे। पहले तो आप इन मात्राओं को देखो, वो टीचर अब नहीं रहे कि जो है ना आपको हिंदी, आप सीधा शॉर्टकट में उन्होंने लिखा का से कबूतर और खा से खरगोश और वो करके आपको हिंदी पढ़ा दी, उससे कुछ आनी जानी नहीं है। आपकी हिंदी में हमेशा मिस्टेक रहेगी, आपके नंबर कम आएंगे। आप अच्छे दूसरे विषयों में अच्छे, हिंदी क्या करेगी? आपकी सारी हिंदी कर देगी, क्योंकि हिंदी में अगर बहुत आगे 40-50% मार्क, तो आपकी सारी जो है ना पूरी जो लिस्ट बनी हुई है मेरिट की, वो सारी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना आप इस हिंदी, और बहुत अच्छी भाषा है, बड़ी सरस है, बड़ी सरल है, लेकिन आप जब तक समझेंगे नहीं। मैंने आपको सुतलेख देवनागरी लिपि शैली लिखना सिखाया, आप सारे वीडियो देख लें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितना सरल काम है, कितना रोचक है। तो इसी तरह से जो है ना आप इन स्वरों में मात्राओं का लगाना और फिर उसका उच्चारण वो करना सीख लें, पहली बात तो। और अनुस्वार का सही उपयोग करें। जैसे डंडा है, तो ये टाठा डाडाणा, तो ये डा है, तो इसमें डंडा ऐसा कभी नहीं लिखना है। आपने ऐसे करा और आपने ये डंडा लिख दिया, ये गलत है। ये बिंदी जो आएगी वो अंक में आएगी। जैसे आ का जो नस्वार है वो अंग रहा है, तो ये अंक में आप लगा सकते हो। इसमें तो आपका अनुस्वार जो है वो ड और फिर आदाणा फिर डंडा, यही आएगा। अगर आप ये डंडा लिख के लाएंगे तो मैं इसको गलत कर दूंगा 100%। और अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है तो भी हम मार्क्स कम कर देंगे आपके, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है। तो आप ये ध्यान रखें। आगे मैं आज इसलिए इसको बीच में चैप्टर मैंने रोक दिया है कि आपको कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। आप है ना मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी हिंदी भी जो है मजबूत कर देंगे, ठोस कर देंगे। आगे जो श्रुतिधर जो है कार्यक्रम आगे चलाएंगे, तो श्रुतिधर में हम आपको, ये तो खाली ये लेखने की जो शैली है, लिखावट, सुंदरता, वो आज है। और कल जो जैसे ये खत्म हो जाएंगी वर्णमाला, 2-3 लाइनें हो भी गई, 2-3 दिन की बात है, और जब खत्म हो जाएंगी फिर मैं आपके श्रुतिधर में जो है ना हिंदी पढ़ाने का भी क्लास 2-4 क्लास ले लेंगे, 2-4-5-10, उसमें आपकी हिंदी मजबूत हो जाएगी। आपके 90% मार्क्स जो ना फिक्स हैं। मतलब हमने तो कई बार ऐसे बच्चों को ऐसे पढ़ाया कि उनको मैंने 100 में 100 दे दिए, कोई खास बात नहीं। अगर हमें पसंद, अगर हमें वो चीज़ को समझ गया और वो उसने सब चीज़ जो है वो सही लिख दी तो मैंने दे दी है। अगर लेकिन गलत अनुस्वार गलत है, मात्राएं गलत हैं, कोई लिख देता है बीमारी, हमें बीमारी है, तो ये बीमारी क्या सही है?
ये बीमारी बीमारी है भाई, ये मात्राओं का लग बीमारी जोड़ पड़ रहा है बा पे, बीमारी, तो ये तो बीमारी है भाई। भजन वजन अलग है, वो चलो उसमें कोई उपयोग कर देता है, मुझे गम की बीमारी है, तो वो बीमारी है, सही शब्द सही जो है ना वो बीमारी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, और आगे जब भी वीडियो बनाएंगे ये सुतलेख के बाद, तो फिर वो उसका जो है वो तैयार रखेंगे आपको पढ़ाने का भी, हिंदी पढ़ाने का भी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।